हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10th एवीएम इंटर कॉलेज शिवनगर खिमार की तरफ से आप सबके लिए कक्षा 10 की गणित का अगला वीडियो। इस समय हम प्रश्नावली 5.3 एक्सरसाइज 5.3 पर डिस्कस कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज के जो यूजफुल फार्मूले थे वो हमने इसके पिछले वीडियो में सारी चीज़ों को समझा और 2-3 क्वेश्चनों को भी इसके सॉल्व किया। आइए इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं और इसी एक्सरसाइज के साथ आपका ये जो चैप्टर है पूरा समांतर श्रेणी ये ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक चीज़ें हम समझ चुके थे, 3 तक चीज़ें समझ चुके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आज बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को पहले कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल 36 तथा प्रथम 16 पदों का योगफल 256 है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या है हमें नहीं पता है, हमें बस ये पता है कि समांतर श्रेणी है कोई, उसकी 6 पदों का योगफल 36 है और 16 पदों का योगफल 256 है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल, जिसको हम S6 से दिखा रहे हैं। हमने बोला था यस फार होता है सम सम्मानित योग, तो S6 से हम दिखा रहे हैं प्रथम 6 पदों का योगफल बराबर 36 और प्रथम 16 पदों का योगफल 256 है। और हमसे प्रश्न में जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू, क्या फार्मूला हमने बताया आपको, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले में कितनी अज्ञात राशियां हैं आप देख सकते हो। Sn एक खुद है, दूसरी है n, तीसरी है a और चौथी है d। तो 4 अज्ञात राशियां हैं। ठीक है, इन चारों में से हमें कितनी चीजों का मान ज्ञात हो रहा है, यहां पर ध्यान से समझिए। Sn 36 दे रहा है और 256 यानी S6 और S16, यानी एक वैल्यू हमें ये बता रहा है और उसी के साथ साथ n का मान भी बता रहा है, 6 पदों का मान, यानी 2 चीजों का मान हमें दे रहा है। और वैल्यू कितनी चीजों की पूछ रहा है, 2 चीजों की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हमें 2 अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना है, अच्छा वे 2 अज्ञात राशियां हैं कौन कौन सी, हमें एक Sn मिल गया और एक n मिल गया। ठीक है, यानी बचा कौन, a और d, यानी प्रथम पद और शार्वंतर। ये 2 चीजें हमने पूछी जा रही। अरे कहने का मतलब हो गया कि 2 चीजों का वैल्यू हमें नहीं पता है अपने इस समीकरण में। तो 2 अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए हमें 2 समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बिना 2 समीकरणों के हम इन दोनों अज्ञात राशियों का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, S6 को यहां रखते हैं और इसकी सहायता से पहला समीकरण और फिर S16 की वैल्यू से दूसरा समीकरण, 2 समीकरण प्राप्त करेंगे और इन दोनों समीकरणों को हल करके इन 2 अज्ञात राशियों a और d का मान ज्ञात करेंगे। जब हमें a और d यानी प्रथम पद और शार्वंतर मिल जाएगा, ठीक है, तो इन सब की सहायता से हम, ठीक है, उन प्रथम 10 पदों का योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हमारा मुख्य उद्देश्य है कि a और d का पता लगाना S6 और S16 की सहायता से 2 समीकरण बना करके। ठीक है, तो आइए इस समीकरण को बनाते हैं और a और d का वैल्यू फाइंड करते हैं। S6 इज इक्वल टू, S6 क्या होगा, S6 की 6/2, n/2 होता था फार्मूला। ठीक है, चलिए पहले फार्मूला यहां पे लिख देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पर n की जगह पर 6 वाला रखते हैं, 6 इज इक्वल टू, तो n/2 था तो 6/2, 2a पता ही नहीं है, n पता है 6 है, तो 6-1 कितना हो जाएगा 5 और इंटू कितना है, d की वैल्यू भी नहीं पता है, ये 2-3 कितना हो जाएगा 6 और S6 की भी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 6 पदों का योगफल कितना है 36 है, तो ये होगा 36 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2a प्लस 5d। ठीक है, तो 3 से इसको काट लीजिए, 12 तिहाई 36, तो ये कितना आ गया आपका, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लीजिए। क्या देखो बचा क्या, 2a प्लस 5d
और इधर क्या बचा है 12। तो इसको थोड़ा हम सही तरीके से लिखते हैं ऑर्डर में, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू किसके 12 के। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, S16 की सहायता से दूसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। S16 को क्या लिखोगे आप, n/2 मतलब 16/2, 2a प्लस n-1, 16 में से एक घटा दो कितना आ जाएगा 15 इंटू कितना d। ठीक है, 2 × 8 = 16। S16 की भी वैल्यू हमें पता है कितना है 256 है। ठीक है, ये 8 इधर किस में है, इस पूरे ब्रेकेट के साथ 8 क्या कर रहा है यहां बाहर गुणा कर रहा है। तो अगर इसको इस पक्ष में लाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या आएगा आपका 2a प्लस 15 हो जाएगा 15d। 2 से इसको काट दीजिए, 8 त्रिक 24, एक बचा 25 हो गया। 8 त्रिक 24, एक बचा ना 16 हो गया, यहाँ पर 8 दूना 16, 32 आ गया। तो दूसरा समीकरण क्या तैयार होगा हमारा, 2a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना 32 के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोहरा समीकरण हल करने की जो विधि है आप पिछले के एक्सरसाइज में इसको समझ चुके हो। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो यहां पर यह समझना है कि अगर कोई दो समीकरणों को हमें हल करना है तो उनमें जो दो चर राशियां होती हैं उनमें से किसी एक चर राशि का गुणांक अवश्य बराबर होना चाहिए, अनिवार्य रूप से बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं, अगर बराबर नहीं है तो उसको किया जाए, और बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, वो चीजें हमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी हमारे लिए। तो यहां पर दो अज्ञात राशियां हैं ए और डी, ए और डी। ए का गुणांक यहां पर कितना है 2 है, और यहां पर ए का गुणांक कितना है 2 है। तो दोनों गुणांक क्या है यहां पर बराबर है, जबकि डी के गुणांक 5 है और कितने हैं 15 है। ठीक है, अगर ए के गुणांक बराबर नहीं होते तो डी का गुणांक भी आसानी से आप बराबर कर सकते थे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करा देते दोनों पक्षों में, तो 5×3 = 15, डी यहां भी हो जाता और इसमें कुछ नहीं कराना पड़ता। फिलहाल यहां पर कुछ भी गुणा भाग कराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ए का गुणांक यहां 2 है, यहां भी ए का गुणांक कितना है 2 है। तो डायरेक्ट लिखिए आप समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख लीजिए। कितना है 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। देखो, दोनों गुणांक जब बराबर हो तो किसी एक अज्ञात राशि को हमें खत्म करना होता है, यानी विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो 2a में से 2a घटाएंगे तभी वो खत्म होगा। तो ये घटाने का मतलब यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस लगा दिए तो सबके चिन्ह बदलने पड़ेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस छिपा है तो माइनस। ये कैंसिल हुआ, 5d में से 15d जाएगा, कितना आ जाएगा -10d। और 32 में से 12 घटा दोगे आप, कितना हो जाएगा आपका 20, वो भी किसका माइनस का। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 × 10, 10 दूनाई 20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। d का मान आप किस में रख दीजिए, किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहले वाले में चाहे दूसरे वाले में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था आपका 2a प्लस 5d, d की वैल्यू कितनी 2 इज इक्वल टू 12। तो 2a 5 दूनाई 10 इज इक्वल टू 12 के। 2a इज इक्वल टू 10 उधर जाकर घट जाएगा 12 में से, तो कितना बचेगा 2, 2 से 2 कट गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, प्रथम पद a मिल गया, सार्वंत्र d मिल गया। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं, उसका कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसमें जिस चीज की भी अब जरूरत पड़ती है हमें सारी चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पूरी समांतर श्रेणी हमारे सामने है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यहां पर अब प्रथम 10 पदों का योग S10 इज इक्वल टू कितना होगा 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू d। तो 10/2 का मतलब 5
तो देखिए यहाँ पर 2/10 का कितना आ गया, 5 आ गया। और 2 ए की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, कितनी मिली है भाई, ए की वैल्यू 1 मिली है, प्लस 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, और डी की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितना है 2 है। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, 18 एंड 2 20, 5 मल्टीप्लाई 20, देन वी विल गॉट 100। ठीक है, ये हमारे एस10 प्रथम 10 पदों का योगफल कितना आ गया हमारा 100 आ गया। ठीक है, समझ में आए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन समझना है, समझने के साथ साथ उस क्वेश्चन का टाइप समझना है कि क्वेश्चन हमें कैसे दिया जाएगा। ठीक है, कोई दो चीज बता दी गई, ठीक है, कि समांतर श्रेणी है, उसके 5 पदों का योगफल दे दिया गया और उसके 12 पदों का योगफल दे दिया गया, और आपसे 10 पदों का योगफल पूछ लिया या कुछ और पदों का योगफल पूछ लिया, यानी दो चीजों को दे करके तीसरी चीज पूछ रहा है, दो चीजों का योगफल दे करके तीसरा योगफल पूछ रहा है। तो इन दोनों की सहायता से सबसे पहले आप ए और डी का मान निकालेंगे, और ए और डी का मान निकालने के बाद आप इस चीज को फाइंड करेंगे। ठीक है, ये है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर श्रेणी दी गई है हमें 64 60 56 डॉट डॉट डॉट, और बोला जा रहा है कि इस समांतर श्रेणी के उन पदों का योगफल बताइए जिनका योग दिया गया है 544। कहने का मतलब ये योग बता रहे हैं कि 10 पदों 12 पदों या कुछ पदों का योग जो है वो 544 है। अब वो कितने पदों का योग 544 है, इस बारे में कोई सूचना नहीं है, उसी चीज को हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं भाई आपकी इस समांतर श्रेणी का माना n पदों का योग, कितने पदों का योग, माना n पदों का योग 544 है। ठीक है, तो n पदों के योगफल को हम Sn से डिनोट कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू कितना 544, और Sn का फॉर्मूला भी होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपके Sn का फार्मूला है। अब यहां पर चीजों को ध्यान से समझिए कि हमें किसकी वैल्यू पता है, Sn की वैल्यू पता है। n की वैल्यू देखो कितनी अज्ञात चीजें हैं हमारे पास, Sn हो गया, n हो गया, a हो गया, d हो गया, 4 अज्ञात राशियां हैं, और आपके पास इस समय एक समीकरण तैयार है। ठीक है, फार्मूला है आपका ये फार्मूला क्या हमने क्या बोला था, फार्मूला बताते ही पिछले वीडियो में कि किसी भी फार्मूले को आप एक समीकरण की दृष्टि से देखिए। मान लीजिए वो क्या है, एक समीकरण है। अगर आपके पास एक समीकरण मिल जा रहा है तो उस एक समीकरण की सहायता से आप किसी एक अज्ञात राशि का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो, जबकि अन्य चीजों का मान आपको पता हो। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं एक अज्ञात राशि। इसमें देखिए कितनी चीजों का मान आपको पता है, Sn मतलब n पदों का योग कितना है 544 है, मान पता है। कितने पद, यन का मान, यन को तो हमने माना, ये मतलब ये नहीं पता है। क्या आपको प्रथम पद ए पता है, बिल्कुल 64 है। सार्वंतर श्रेणी के 3 पद पता है, तो हम सार्वंतर आसानी से निकाल सकते हैं, 64 है 60 है, कम हो रहा है, निश्चित ही सार्वंतर क्या होगा हमारा माइनस में होगा, 4 है। ठीक है, यानी सार्वंतर भी हमें पता है। तो अब आप आसानी से यहां पर चीजों को समझ गए होंगे कि सिर्फ एक ही अज्ञात राशि है, कौन, n, और इस समीकरण में सबका मान रख करके पक्षांतर करके चीजों को सरल करके यन का मान आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बाकी का काम आपका होगा, हिंट हमने दे दिया, चीजें आप समझ गए, बाकी परिश्रम आप खुद कीजिए। Sn की वैल्यू दे रख दीजिए यहां पर 544, n की वैल्यू फाइंड करनी है 2a, a की वैल्यू 64 हो गई, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ठीक है,
कर लेंगे आप इसको सॉल्व। 2 को इधर भेज दीजिए, 544 गुणे 2 बराबर n का क्या मैटर बनने वाला है, n स्क्वायर बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए n से अंदर गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई 64 दुना भाई 60 दुना 120 और 4 4 8 हो जाएगा, 128 हो जाएगा आपका। 128 n हो गया, फिर प्लस n यहां भी आएगा, देखो इसका ये जो माइनस है यहां पे ले लीजिए, और ये हो गया 4n भाई n यहां वाला आ गया है ना, इंटू n-1। चीजें क्लियर हो गई भाई। ये माइनस कहाँ आ गया, आगे आ गया, 4 को हमने इस ब्रैकेट के पहले लिख लिया, अभी गुणा नहीं कराई है, और इस n को भी यहां से उठा लाए, तो -4n हो गया। ये 128 n है, इधर 544 का गुणा 2 में करा लीजिए, तो 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8 और 5 दुनाई 10, 1088 हो गया। इधर क्या है आपका 128 n है, -4n की गुणा जब n में कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 4n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4n की गुणा 1 में कराओगे तो सिर्फ 4n हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को इधर पक्षांतर कर लीजिए, -4n n 4n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 128n और 4n, कितने n हो जाएंगे 132n हो जाएंगे, और दोनों ही प्लस के होंगे इस पक्ष में, जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -132n। ये पहले से इसी पक्ष में मौजूद था, तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 1088 रहेगा, बराबर किसके, 0 के। तो ये कुल मिलाकर हमारा एक द्विघात समीकरण का इसने रूप ले लिया। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण को हम किस तरह से हल करेंगे, पहले तो चीजों को थोड़ा सरल करने का प्रयास करते हैं। यहां पर 4 है, ये 132 है, ये 1088 है, तो क्या 4 से सारी चीजें कट जाएंगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो वो पूरी संख्या 4 से कटती है। 4 8 32, अंतिम के 2 अंक को हम चेक कर रहे हैं, इधर 4 दुना 8, 4 दुना सब कुछ 4 से कट जा रहा है, यानी इसमें से 4 कॉमन होकर के और इससे सरल द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो सकता है। और 4 जो कॉमन लोगे वो गुणा का संबंध रखेगा, उसको उधर भेज दोगे तो 0 का बटे होकर के क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से समझ लो चाहे दोनों पक्षों में भाग देने पर कितना बचेगा, यहाँ पर n स्क्वायर और माइनस कितना, 4 से भाग दो इसको, 4 दुनिया 8, 4 तिहाई 12, 1 बचा 13, 12 हो गया, फिर से 4 तिहाई 12। ठीक है, n प्लस 4 से इसको भाग दो, 4 दुनाई 8, 2 बचा 28 हो गया, 4 सते 28। ठीक है, और 4 दुनाई 8, 0। तो इस प्रकार से आपका ये कुछ और इस पहले वाले से काफी सरल हो गया चीजें। अब आपको गुणा करने पर 272 और जोड़ने पर 33 लाना है। ठीक है, तो 272 का कर लीजिए आप गुणनखंड। ठीक है, 2 से 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 1 7, 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से 2 छक 12, 1 13, 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 17 दुनाई 34, 17 मिल गया आपको। ठीक है, देखो जोड़ने पर 33 लाना है, तो चीजें हमारी कैसी भी हो सकती हैं भाई, एक बड़ी चीज एक छोटी चीज जुड़कर 34 हो सकती है, या बहुत ही 32 और 1 33 हो सकते हैं। देखो इसमें बन क्या रहा है, एक तो 17 मिल चुका है आपको, फिर 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16, क्या 16 और 17 मिलकर 34 बनाएंगे कभी, तो 7 और 6 कितने हो रहे हैं आपके, 7 3 10 और 3 13 के 3 हासिल, 1 1 2 और 1 3 33, बिल्कुल भाई एकदम कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठ गया हमारा। 17 और 16 ये गुणनखंड हमारे तैयार हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, n स्क्वायर, देखो हमने कैसे गुणन किया, सारे 2 को एक तरफ कर लिया, यहाँ पर 17 एक अभाज्य संख्या थी उसको कर लिया, तो 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, तो 16 और 17 गुणा करने पर तो टेंशन है नहीं, क्योंकि ये सब क्या है 16 और 17 कुल मिलाकर क्या है 272 के ही गुणनखंड है। इस चीजों को आप द्विघात समीकरण में समझ चुके हो, नहीं समझे तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करना है, कैसे गुणनखंड करना है, वो जाकर आप द्विघात समीकरण की वीडियो देखिए। ठीक है, ये चीज आप कक्षा 9 में भी समझे होंगे। तो n स्क्वायर माइनस 33 की जगह पर क्या लिख दिया जाए भाई, ये हो जाएगा आपका यहां पर 17n माइनस 16n प्लस कितना 272 बराबर 0 के। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन होगा, सिर्फ n कॉमन होगा, n माइनस 17 हो जाएगा, यहां पर -16 कॉमन लेंगे और n माइनस 17 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में n माइनस 17
दूसरे ब्रैकेट में n-16 इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? अच्छा, तो अब यहां पर यदि n-17 को आप 0 के बराबर करते हो तो n की वैल्यू 17 आएगी, और यदि n-16 को 0 के बराबर करते हो तो n की वैल्यू क्या आएगी? 16 आएगी। दोनों वैल्यू धनात्मक हैं और कैसी हैं? वास्तविक हैं, तो इस वजह से दोनों ही वैल्यू मान्य होंगी। अब आप ये सोचोगे भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि 16 पदों का योगफल भी 544 आएगा और 17 पदों का भी योगफल 544 आएगा? ऐसा तो तभी होगा जब इसमें से पक्का है 16 पर अगर 544 आ गया तो 17वां पद जो है कहीं ना कहीं 0 बन जा रहा होगा, क्योंकि 0 बनने से जब एक पद और चलेंगे 17वें पद पर पहुंचेंगे फिर जोड़ेंगे चीजों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और निश्चित रूप से 17वां पद इसका 0 ही होगा। आप चेक करिए। चलिए हम 17वां पद निकाल देते हैं, तो क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। प्रथम पद कितना है? 64। 17वां निकालने हैं तो n-1 17 - 1 कितना हो जाएगा? 16 इंटू डी कितना है? -4। तो 64, और यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस, 16 चौके 64, आ गया ना 0। इसी वजह से यही कारण था इस सवाल का कि इसमें दो दो पदों का योगफल कितना आ रहा है? 544 आ रहा है। तो हम अपने आंसर में ऐसा नहीं बोलेंगे या तो 16 या तो 17, इसमें हम दोनों बोलेंगे कि 16 पदों का 16 व 17 पदों का योगफल 544 होगा। ठीक है, 16 पदों का भी योगफल 544 होगा और 17 पदों का भी योगफल 544 होगा। लिख देंगे अतः 16 पदों का योगफल, ठीक है, तथा 17 पदों का योगफल दोनों का मान कितना होगा? 544 होगा। आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दिख रही हैं चीजें? ठीक है, फिर से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, बोर्ड थोड़ा बड़ा हो गया है। उम्मीद है चीजें इस बार और अच्छी मिलेंगी आपको। बस आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, ग्रुप में कमेंट्स करते रहिए, चीजें आपको दिन प्रतिदिन अच्छी ही होती जाएंगी। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस डालिए ऑनलाइन पढ़ने की। गार्जियन से जो मोबाइल मिलती है उसका मिसयूज ना करें। इस लॉकडाउन में सभी लोग सावधानी से रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम मिटाते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है भाई? n इंटू 4n प्लस 1, n इंटू 4n प्लस 1, और हमसे पूछा जा रहा है तो समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। सोचो, इतनी सी बात दे करके कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n इंटू 4n प्लस 1 है, और हमसे क्या पूछ लिया कि n वां पद बताइए उस समांतर श्रेणी का क्या होगा, और उस पूरी समांतर श्रेणी को भी ज्ञात कीजिए। n वें पद तक बात सीमित होती तब तो काम ठीक था। अगर पूरी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो हमें प्रथम पद, सार्वंतर, इन सब चीजों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। अगर आपकी समांतर श्रेणी में आपको n पदों का योगफल बता दिया जाए, ऐसा समझिए कि कोई समांतर श्रेणी है 5 2 7
2 9 2 11। 4 ही पर हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझाते हैं कि ये अगर एक समांतर श्रेणी है और इसके 4 पदों का योगफल कितना होगा। आप नॉर्मली जोड़ ही सकते हो भाई, 7 5 12, 12 8 20 1 21, 21 1 22 और 10 32। भाई इतना ही होगा ना। 1 9 1 10, 10 7 17, 17 5 22 के 2 हाथ से लाओ, 2 2 1 3, 32 हो गया ना। अच्छा, कितने पदों का योगफल 32 है? 4 पदों का योगफल कितना है? 32 है। ठीक है। अगर हम इससे एक कम पदों का योगफल निकालें, सिर्फ 3 पदों का योगफल निकालें, तो कितना होगा? S3 बताइए कितना होगा? तो 7 5 12, 12 9 21 होगा। समझ रहे हो? इस श्रेणी में 4 पद थे। फिर से समझिए, इस श्रेणी में 4 पद थे और इस चारों पदों का योगफल हमने निकाला। अब फिर क्या किया? फिर हमने उस श्रेणी में जितने पद थे उससे ठीक एक कम पदों का योगफल निकाला। 4 पद थे तो 4 पदों का योगफल 32, तो उससे एक कम यानी 3 पदों का योगफल निकाला 21। जरा इनको घटाइए, देखिए क्या आता है। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अरे वाह, ये तो हमारी समांतर श्रेणी का अंतिम पद आ गया। बात समझ में आई आपके? क्या समझना है, क्या सीखना था इस इतनी सी बात से? यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया जाए, वो भी सूत्र के रूप में, ठीक है, तो उसमें से ठीक उसके एक पद पहले, भाई अगर 5 पद है तो उसके एक पद पहले क्या होगा? चौथा पद होगा। 12 है तो उसके एक पहले ग्रामा पद होगा। एक पद पहले का मतलब क्या? उसमें से एक कम कर रहे हो ना। अगर आप 15 कर रहे हो तो 15 से एक कम क्या होगा? 15 - 1। 20 है तो 20 से एक कम क्या होगा? 20 - 1। तो अगर कुल n पद हैं तो n से एक पद पहले क्या होगा? n - 1। समझ में आ गई चीजें? ठीक है। तो यदि किसी समय, ये क्या है? n पदों का योगफल है। अगर हमें इससे एक कम पदों का योगफल निकालना है तो हमें n की जगह पर n, अगर आप n रखते हो तो n का मतलब क्या होता है कि n पदों का योग ना, 10 पदों का योग, 12 पदों का योग। तो यहां पर जो भी चीज आप अगर 5 रख दो तो 5 पदों का योग। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? आप अगर n पदों का योग बता रहे हो तो हम उससे एक कम यानी n - 1 पदों का योग निकाल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, n की जगह पर हमने क्या कर दिया? n - 1 कर दिया। तो आपके इस सूत्र में भी जहां जहां n है वहां n - 1 हो जाएगा। 4 इंटू n - 1 प्लस 1। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। जरा इसको सरल कीजिए। n - 1 यहीं रहने दीजिए और 4 का मल्टीप्लाई n में कीजिए। 4n माइनस कितना? 4 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका n - 1 और 4n -4 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे? -3 हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर 4n + 1 था, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये हमें क्या मिल गया? उस n पदों का योगफल दिया गया था और हमने क्या निकाल लिया? उससे एक कम यानी n - 1 पदों का योगफल निकाल लिया। अब एक चीज हमें और पता चल गई है कि अगर हम n पदों के योगफल में से उससे एक कम पदों का योगफल घटा दें तो हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? हमें समांतर श्रेणी का n पद प्राप्त हो जाता है। ये सूत्र समझ लीजिए आप कि n पद बराबर होता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल माइनस उस समांतर श्रेणी के n - 1 पदों का योगफल। ठीक है, इस सूत्र के बारे में अब जाकर आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से भी चीजों को हमने समझा दिया। आइए देखते हैं चीजों को अब प्रयोग करके। Sn की वैल्यू कितनी है? n इंटू 4n + 1 है। तो जरा n से अंदर मल्टीप्लाई कराकर यहां पर वैल्यू रखी, कोई घटाने चल रहे हैं। तो 4n² प्लस कितना? n माइनस Sn - 1 की वैल्यू कितनी है? n - 1 इंटू कितना? 4n - 3। इसकी यहां पर गुणा करा ही लीजिए। n की गुणा 4n में कराएंगे कितना हो जाएगा? ये 4n²
n का मल्टीप्लाई -3 से कराएंगे कितना हो जाएगा -3n। ठीक है, -1 की गुणा 4n से कराएंगे -4n, -1 की गुणा -3 से कराएंगे +3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 4n स्क्वायर, एन स्क्वायर वाला पद तो और कहीं है नहीं, -3n और -4n कितने हो जाएंगे -7n प्लस कितना 3। ये है आपके कितने पदों का योगफल, एस एन -1 पदों का योगफल। इस चीज को यहां पर घटाना है तो घटाने के लिए माइनस लगा दिया, और माइनस लगाने के बाद कई पद हैं तो ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, 4n स्क्वायर -7n प्लस कितना 3। ठीक है, आगे चलकर अगली लाइन में क्या करेंगे, हम इस माइनस को अंदर गुणा करा देंगे, यानी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 4n स्क्वायर प्लस n -4n स्क्वायर प्लस 7n और -3। ठीक है, माइनस ने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर स्थित सभी राशियों के चिन्ह में क्या कर दिया, परिवर्तन ला दिया। आगे बात समझ में, तो -4n स्क्वायर प्लस 7n -3, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर खत्म, 7n और n दोनों ही धनात्मक हैं तो कितने हो जाएंगे 8n हो जाएगा माइनस कितना 3। तो हमारी समांतर श्रेणी का यनवा पद, इस चीज को पूछा भी गया था प्रश्न में कि समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कीजिए। भाई आपने योगफल सही ढंग से नहीं बताया, हम आपको यनवा पद सही तरीके से थोड़ी ना बताएंगे। आपने हमें यन पदों का योगफल यन के रूप में दिया, तो हम भी आपको यनवा पद यन के रूप में दे रहे हैं। फिर आप क्या पूछ रहे हो कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो। अब तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन बन गया कि किसी सूत्र द्वारा ये यनवा पद परिभाषित है और आपको समांतर श्रेणी बनानी है। तो अगर ये यनवा पद है तो प्रथम पद यन की जगह पर 1 रख दीजिए, 8 × 1 - 3, 8 के 8 में से 3 गया 5, T2 8 × 2 - 3, 8 दूना 16, 16 में से 3 चला जाएगा कितना आ जाएगा 13, T3 = कितना हो जाएगा 8 × 3 - 3, 8 3 24, 24 में से 3 चलाए कितना आ जाएगा आपका 21। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी 5, 13, 21, डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई, 5 में कितना जोड़ने पर 13 आया होगा 8, 13 में कितना जोड़ने पर 21 आया होगा बताइए, 8 ही तो। ठीक है, 13 7 20 और 1 21। तो इस प्रकार से आपका दोनों आंसर आ चुका है। पहला आंसर यनवा पद पूछा था और दूसरा आंसर समांतर श्रेणी पूछा था। ठीक है, चीजें समझ में आई। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 भी देखो सेम पैटर्न पर है।
हमें n पदों का योगफल दिया गया है और हमसे nवां पद पूछ रहा है, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, Tn इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। ठीक है, आप पहले n माइनस वन इसी तरह पदों का योगफल निकालेंगे, फिर Sn में से Sn माइनस वन घटा देंगे, और घटाने पर जो भी चीजें आएंगी उनको आप सरल करके nवां पद बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर तरफ चले, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है, और आप दे क्या रहे हो, कह रहे हो दूसरा पद 8 है, चौथा पद 4 है। अगर आप बोल रहे हो कि दूसरा पद 8 है और क्या बोल रहे हो, चौथा पद कितना है, दूसरा पद 8 है और चौथा पद 4 है, तो इसको हम इस फार्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं, T2 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T2 इज इक्वल टू ए हमें नहीं पता, n का मतलब तो आप खुद ही बता रहे हो दूसरा, तो दो में से एक गया, क्या आ जाएगा आपका, d आ जाएगा। और T4 की अगर बात करें तो T4 इज इक्वल टू ए प्लस फोर है, तो 4 माइनस वन यानी 3d, देख रहे हो आप। और ये जो a प्लस डी आया है, ये a प्लस डी इज इक्वल टू कितना, दूसरा पद आप खुद ही बता रहे हो क्या है, 8 है, और चौथा पद आप खुद ही बता रहे हो 4 है, तो a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू कितना, 4। दो समीकरण तैयार हैं आपके पास, दोनों समीकरण को हल कीजिए, ए और डी का मान निकालिए। ए और डी का मान निकालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है 21 पदों का योगफल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें रह ही क्या गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी 21 पदों का योगफल अगर हमें निकालना है तो यहां पर 21/2 हो जाएगा, ए नहीं पता है, 21 में से एक चला जाएगा 20 हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपने देखा 21 पदों का योगफल निकालने के लिए खाली ए और डी के मानों की जरूरत पड़ रही है, और जिनके मान इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इतना सा हिंट है आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उम्मीद है चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसमें से कुछ भी अगर चीजें आपको नोट करनी है तो नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका चौथा पद तथा नौवां पद क्रमशः, ये भी देखो एकदम 8वें सवाल की तरह है, इसको भी हल कीजिए आप स्वयं। 10वां है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल q, प्रथम q पदों का योगफल p हो तो समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया सवाल है, आइए इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल कितना है, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q है, और प्रथम q पदों का योगफल p है। अच्छा, उल्टा दे रखा है, प्रथम p पदों का योगफल q है और प्रथम q पदों का योगफल कितना है, p है। तो क्या ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम p प्लस q पदों का योगफल, p प्लस q पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन।